हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जो बीएसपीएससीएल के साथ साथ जो एलपी का सीरीज चलते आ रहा है, जैसा कि आपने कल देखा भी था कि हमने बीएसपीएससीएल का क्लास स्टार्ट किया था और उसमें काफ़ी आप लोग का अच्छा रुझान आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं, जैसा पहले बोल भी दिया था कि एकांतर दिनों के अवकाश में जो है वो आपको एलपी टेक्नीशियन के साथ साथ बीएसपीएससीएल का क्लास जो वो देखने को मिलने वाला है। तो जो कल जो है आपको बीएसपीएससीएल देखने को मिला था और आज जो आपको एलपी टेक्नीशियन के तहत जो है वो स्पेशल क्लास जो आपको बायोलॉजी स्पेशल चलते आ रहा है, उसमें जो दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है उसका चैप्टर नंबर 21 क्यूक बुक का, जो कि आपको होमवर्क के माध्यम से दे भी दिया गया होगा। और वह चैप्टर का नाम है प्लांट साइकोलॉजी, यानी कि पादप कार्यकी इस चैप्टर का नाम हो जाएगा। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है पौधे में कैसे वृद्धि होती है, पौधे में क्या क्या हार्मोन पाया जाता है, किस प्रकार की वृद्धि होती है और पौधे का क्या उत्सर्जन तंत्र, स्टोमेटा, रंध्र, पत्ती छिद्र सब के बारे में जो है वो इसमें विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, क्लास के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि पादप कार्यकी जो है यह किस विज्ञान का एक विषय हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान का ही एक विषय हो जाएगा। प्लांट साइकोलॉजी जो है यह एक प्रकार का जो है वनस्पति विज्ञान का एक विषय हो जाएगा, जिसमें जो है पौधे की कायिक संरचना, उसकी कार्य पद्धति और उसके बारे में उसके अंतर्गत जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पादप पोषण, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, इन सारे चीज़ों की क्रियाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन जो है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश में पौधे जो है वो किसकी क्या बनाते हैं वो, मतलब ये आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बाद किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। मुख्य रूप से जो है वो ग्लूकोज का निर्माण जो है वो होता है। चलिए बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये किसकी उपस्थिति में होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसकी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक प्रकार की कैसी क्रिया हो जाएगी, ये रासायनिक प्रक्रिया के में जैव रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। मतलब कैसी प्रक्रिया हो जाएगी, जैव रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा, हाँ, C6H12O6। इसके साथ साथ ऑक्सीजन और जल का जो है वो निर्माण होता है इसके लास्ट में, लेकिन बनता जो है पहले वो क्या बनता है, ग्लूकोज। और चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। किसका हो जाएगा, चीनी का सूत्र हो जाएगा। चीनी को ही सुक्रोज कहा जाता है और ये आपको जो है हाँ सुक्रोज भी कहा जाता है। और ये ग्लूकोज जो हो जाएगा ये C6H12O6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है ना किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, ये पर्णहरित की यानी क्लोरोफिल का होना जो है ये आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा जो है कौन सी ऊर्जा में बदल जाती है, ये आपको विकिरण यानी प्रकाश ऊर्जा में जो विकिरण होती है, विकिरण ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ये विकिरण ऊर्जा जो है वो किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन और हाइड्रोजन जो वो कार्बन कहाँ से लिया जाता है, ये वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है उसमें से क्या लिया जाता है, कार्बन। और जल से क्या लेता है, हाइड्रोजन लेता है। जल से क्या लेता है, हाइड्रोजन। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महेश बाबू जल कहाँ से लेता है, हाइड्रोजन कहाँ से लेता है, जल से लेता है। और आपको कार्बन कहाँ से लेता है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है उससे क्या लेता है, कार्बन ले लेता है। आगे बता दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, जो कि शीघ्र ही किस में परिवर्तित हो जाता है, मंड में परिवर्तित हो जाता है। यानी ग्लूकोज जो है प्रकाश संश्लेषण के बाद किस में बदल जाता है, ये मंड में परिवर्तित हो जाता है। आगे बता दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग जो क्या होता है, सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। आगे बता दीजिएगा कि कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश से भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकती है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें, ये शैवालों द्वारा उत्पादित की जाती है। किसके द्वारा, शैवालों के द्वारा जो है क्या होती है, सबसे अधिक पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहाँ से उत्पादन किया जाता है, शैवालों से किया जाता है। उसके बाद हरे भरे पेड़ पौधे से इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है।
चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि परावैंगनी विकिरण जो आती है सूर्य से जो आती है उसको रोकने के लिए मतलब हमारे वायुमंडल में ओजोन परत बना हुआ है, लेकिन ओजोन परत में भी क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। लेकिन ओजोन परत में क्षरण होने के बाद अगर हमारे शरीर पर डायरेक्ट अगर वो पड़ता है तो उससे कौन सा रोग होता है, वो त्वचा कैंसर हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधे में जो है ना, इसमें एक रक्षा करने के लिए जो है एक वर्णक पाया जाता है, यानी प्रकाश पेड़ पौधे में यानी हरे पेड़ पौधे में जो है परावैंगनी किरणों से रक्षा करने के लिए एक वर्णक पाया जाता है। उस वर्णक का नाम क्या हो जाएगा, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड एक वर्णक पाया जाता है जो पेड़ पौधे में किसकी रक्षा करता है, परावैंगनी विकिरण से किसकी रक्षा करता है, हरे पेड़ पौधे की रक्षा करता है, कैरोटीनॉइड के द्वारा रक्षा करता है। और मानव शरीर की रक्षा करने के लिए कौन ऊपर बैठा हुआ, ओजोन परत बैठा हुआ है, मतलब रखा गया है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब जो है पादपों में श्वसन होती है, एक श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, तो बता दीजिएगा कि पादप में श्वसन जो है या इसमें जो है ना कौन कौन सा गैसों का आदान और प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन जो क्या करता है, छोड़ता है, और कौन सा गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेता है। तो ये जो प्रक्रिया लेने और छोड़ने की क्रिया जो होती है किस क्रिया के द्वारा होती है, विसरण की क्रिया के द्वारा होती है। यानी पेड़ पौधे में श्वसन जो होती है वो किस क्रिया के द्वारा होती है, विसरण की क्रिया से होती है। और यह जो है ना प्राणियों की तुलना में पादपों जो है, पादप का श्वसन जो है वो 3 तरह से भिन्न होता है। यानी ऐसा ये नहीं है कि हम प्राणी जीव जंतु जो श्वसन करते हैं वो पादप भी उसी तरह का श्वसन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 भिन्नता पाई जाती है। और पहला भिन्नता ये हो जाएगा कि पादप में जो श्वसन होता है ये प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है। मतलब हम लोग जो श्वसन करते हैं उसकी अपेक्षा पादपों में श्वसन कैसा होता है, धीमा होता है। हम लोग एक मिनट में 70 से 72 बार सांस ले लेते हैं, धड़कन होता है 16 से 18 बार, हाँ 17 से 18 या 16 से 18 बार क्या करते हैं, सांस एक मिनट में एक मिनट में लेते हैं। लेकिन पादपों में इसकी धड़ क्या होती है, और धीमी हो जाती है। पादपों पे हम लोग श्वसन करने के लिए एकमात्र अंग का उपयोग करते हैं, वो क्या हो जाएगा, नाक। लेकिन द्वितीय अंग का हो जाएगा श्वसन करने के लिए प्रथम अंग का उपयोग नाके के द्वारा किया जाएगा। अगर नाक मूल लीजिएगा तो फेफड़ा में हवा जाएगा, सो बताइए, नहीं ना जाएगा, आँख के माध्यम से जा नहीं सकता है। वहीं प्रथम अंग जो है नाक को माना गया है। लेकिन पादपों में जो है ना सभी भागों के द्वारा शोषण कर सकते हैं, जैसे कि आपका मूल हो जाएगा, यानी जड़, तना और पत्ती, इन सभी माध्यमों से प्रकार क्या करते हैं, पेड़ पौधे शोषण जो है वो कर सकते हैं। मतलब पेड़ पौधा का शोषण का बहुत सारा अंग हो जाएगा, जैसे पेड़ पौधा में जड़, तना और पत्ती, ये सभी से क्या करते हैं, वो शोषण कर सकते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा। इसमें जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि पादपों के एक भाग से लेकर दूसरे भागों तक जो है गैसों का परिवहन जो है ये बहुत कम होता है। क्या होता है, ये बहुत कम होता है। यानी एक भाग से दूसरे भागों तक जो परिवहन होता है ये गैसों का परिवहन क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। अब जो है पत्तियों में गैसीय विनिमय के माध्यम से कैसे होता है, पत्तियों में ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि पादपों में गैसीय विनिमय जो है ना प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण की क्रिया के दौरान होती है। मतलब पौधे में, पत्तियों में जब भी गैसों का आदान प्रदान होगा तो वो 2 ही वक्त होगा, या तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस समय हो रही होगी, या उस समय पौधे में क्या होगा, शोषण की क्रिया हो रही है। इसी 2 वक्त जो है पौधे में क्या होता है, पत्तियों में गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान जो है कब कब होता है, 2 वक्त ही होता है। पहला क्या हो जाएगा, जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होगा, या पौधे जब जो है वो शोषण कर रहे होंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि पादप में CO2 ग्रहण करते हैं और O2 क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जो है ये दिन के समय उपस्थित प्रकाश की घटना में होती है। और एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है BPSC कंबाइंड में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब कब होती है, तो केवल दिन में या रात में, इनमें से एक से अधिक। केवल दिन हो जाएगा ना, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा कब होती है, केवल दिन में ही होती है, ये भी बात याद रखिएगा। और जबकि श्वसन की प्रक्रिया जो है हमेशा चलती रहती है, ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, केवल दिन में ही होती है। लेकिन श्वसन की प्रक्रिया सतत होती है, मतलब ये हमेशा लगातार क्या होती है, चलती रहती है। यानी पौधे एक प्रकार के क्या हो जाएंगे, सजीव प्राणी सजीव हो जाएंगे। चलिए इसमें क्या होता है कि श्वसन की प्रक्रिया में जो है ये पादप O2 ग्रहण करता है और CO2 मुक्त करता है। यानी श्वसन की क्रिया में क्या करता है, O2 ग्रहण करता है और CO2 छोड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या करता है, शोषण करते रहता है। दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और रात में श्वसन की क्रिया जो स्वतंत्र रूप से चलते रहती है। लेकिन दिन में जो होता है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। लेकिन रात्रि में ठीक इसका क्या होता है, विपरीत हो जाता है। रात्रि में क्या करता है, CO2 छोड़ता है और O2 लेता है।
चलिए अगला बता दिया कि श्वसन के लिए पत्ती पर उपस्थित किसके द्वारा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हरे पेड़ पत्तियों द्वारा पहुंचाता है, वो स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के द्वारा जो है ऑक्सीजन जो है विस्तृत होकर पत्तियों तक जो है वो पहुंच पाती है। ये पत्तियों की बात कर रहे हैं, वो तना में रंध्र के द्वारा होगा महेश बाबू, लेकिन पत्तियों हो जाएगा तो स्टोमेटा के द्वारा होगा। पत्ती हो जाएगा तो स्टोमेटा हो जाएगा, और तना हो जाएगा तो उसमें रंध्र के माध्यम से हो जाएगा। स्टोमेटा को इसमें इंग्लिश में स्टोमेटा ही लिखे हुए हैं। अच्छा, इसको देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि पेड़ पौधे में पत्तियों में श्वसन के लिए गैसों का विनिमय जो है किस विधि द्वारा होता है? विसरण की विधि के द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? विसरण की विधि द्वारा होता है। और ये बात कब अब तक 3-4 बार बोल चुके हैं। अब देखिए पादप में जनन जो है कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। जिस प्रकार जंतु में होते हैं 2 प्रकार से, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक उसी प्रकार पादप में भी 2 प्रकार से होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन होते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें पादप जो है बिना बीज के नए पादप जो है वो जन्म कर देता है, यानी बिना बीज के ही जो है वो नया पादप जन्म उसका दे देना क्या हो जाएगा? ये अलैंगिक जनन कहलाता है। और इसमें जो है ना आपको जो है इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है, और 4 प्रक्रिया उसमें मुख्य हो जाएगा। पहला हो जाएगा कायिक प्रवर्धन, दूसरा हो जाएगा मुकुलन, तीसरा हो जाएगा खंडन, चौथा हो जाएगा बीजाणु निर्माण। ये वो मुकुलन ईस्ट और अमीबा से संबंधित नहीं है। जो मुकुलन आप समझते आ रहे होंगे जो जंतु वाला होगा, ये पादप का मुकुलन और पादप का मुकुलन और खंडन होने वाला है। देखिए कायिक प्रवर्धन से सभी लोग परिचित होंगे। जो आपको कायिक प्रवर्धन की तना को जो काट के जो दोबारा लगा देता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहता है? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और इसमें जो है ना कायिक प्रवर्धन जो है ये 1, 2, 3, 4 प्रकार से होता है, ठीक है ना। पहला हो जाएगा आपको मूल द्वारा, दूसरा हो जाएगा तना द्वारा, और तीसरा हो जाएगा पत्ती और कली के द्वारा, और तीसरा क्या हो जाएगा? पत्ती और कली के द्वारा हो जाएगा। इससे जो है ना कायिक प्रबंधन के द्वारा ही नए पौधे को प्राप्त किया जाता है। और तना द्वारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा भूमिगत तना का अदरक, यानी भूमिगत तना का अदरक और लहसुन जो देखते हो जाएगा। ये प्रकार का कैसा उदाहरण है? ये आपको अलैंगिक प्रजनन में कायिक प्रबंधन का उदाहरण हो जाएगा। जिस प्रकार आप लोग से पता भी होगा कि तना जो है ये एक प्रकार का अदरक जो है एक प्रकार का रूपांतरित रूप है। किसका? तना का रूप है। लेकिन तना में भी किसका है? ये कायिक प्रबंधन का। और कायिक प्रबंधन किसका? कौन से जनन का? अलैंगिक जनन का हो जाएगा। यानी लहसुन और अदरक जो है किसका रूप है महेश बाबू? अलैंगिक प्रजनन में कायिक प्रबंधन का तना का एक प्रकार क्या है? परिवर्तित रूप हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पत्ती में भी होता है, जिसका उदाहरण हो जाएगा ब्रायोफिल्म और बिग्मोनिया जो है ये पत्ती में हो जाएगा। और उसी प्रकार जड़ में भी होता है, जैसे शकरकंद हो गया, डहेलिया हो गया, सतावर हो गया, ये सभी जो है जड़ का उदाहरण हो जाएगा। अब आते हैं मुकुलन। किसका मुकुलन? ये पादप का मुकुलन हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, हमेशा पहले बोल रहे हैं ये मुकुलन उस तरह से मुकुलन जंतु वाला मुकुलन नहीं है, ये पादप का मुकुलन हो जाएगा। और ईस्ट में जो है ना जनन जो है ये किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन की विधि द्वारा होता है। चलिए आगे बताएगा शैवालों में जो है जनन किस विधि द्वारा होता है? ये खंडन के द्वारा होता है। शैवालों में किस द्वारा होता है? खंडन के द्वारा होता है। और अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? ये दोहरी खंडन के द्वारा होता है। दोहरी विखंडन के द्वारा जो अमीबा में जो ये जनन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि कवक में जो है जनन किस विधि द्वारा होता है? ये बीजाणु निर्माण के द्वारा जो है पादप के कवक का जो है ये निर्माण जो है ये बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। अब आते हैं और लैंगिक जनन में। तो बता दीजिए लैंगिक जनन में बीजों के जो है ना नए उत्पाद उत्पन्न होते हैं। और लैंगिक जनन जो है ना ये 2 विधि द्वारा होता है। कौन कौन विधि द्वारा होता है? पहला हो जाएगा 2 विधि द्वारा होता है। और कौन कौन विधि द्वारा हम सब पूछ रहे थे। इसमें पहला हो जाएगा परागकण और दूसरा हो जाएगा निषेचन के द्वारा। ये लैंगिक जनन में वो लैंगिक जनन जंतु से संबंधित नहीं है, इसमें कंफ्यूज बार बार मत होइए आप लोग। ये आपको पादप का लैंगिक जनन हो जाएगा। और इसमें 2 ही विधि द्वारा होता है। पहला हो जाएगा परागकण द्वारा और दूसरा निषेचन के द्वारा होता है। और इसमें सभी लोग इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से जानते होइएगा। देखिए पुष्प में बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें कुछ महिला का भाग यानी कुछ जो है जनन भाग होता है फीमेल वाला, कुछ हो जाएगा मेल वाला। तो देखिए पुष्प में पुंकेसर और अंडप ये जो है एक प्रकार का जनन भाग होंगे। पुंकेसर और अंडप क्या हो जाएगा? जनन भाग हो जाएगा। और पुंकेसर जो है कौन सा भाग हो जाएगा? ये मेल का हो जाएगा। और अंडप जो जाएगा ये फीमेल का भाग हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो परागकणों की उत्पत्ति जो है ना ये कहाँ होती है? परागकोश में होती है। परागकणों की उत्पत्ति कहाँ होती है? परागकोश में होती है। और प्रत्येक परागकण से कितने नर युग्मक बनते हैं? 2 नर युग्मक बनते हैं। प्रत्येक परागकण में कितने नर युग्मक बनते हैं? 2 नर युग्मक जो है यह बनते हैं।
और देखिए इसके बाद अंडप के 3 प्रमुख भाग होते हैं जो कि फीमेल में पाया जाता है। इसमें अंडाशय जिसको ओवरी कहा जाता है, दूसरा हो जाएगा वर्तिकाग्र जिसको स्टाइल कहा जाता है, और दूसरा हो जाएगा स्टिग्मा जिसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। यानी फीमेल का याद रखिए अंडाशय, वर्तिकाग्र और आपको वर्तिका, ये किसका भाग हो जाएगा पौधे में? स्त्रीलिंग यानी कि महिला का जो है भाग हो जाएगा। महिला में किसका? जनन का भाग हो जाएगा, फीमेल वाला। अंडाशय में बीजांड जो है ये नहीं होते हैं। अंडाशय में क्या नहीं पाए जाते हैं? बीजांड नहीं पाए जाते हैं। और प्रत्येक बीजांड में एक अंड होता है जो कि मादा युग्मक का ही भाग होता है। प्रत्येक बीजांड में क्या होता है? एक अंड होता है जो किसका भाग होता है? मादा युग्मक का ही क्या होता है? भाग होता है। अब परागकण की क्रिया स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब परागकण जो है ना परागकोश से वर्तिकाग्र तक चला जाता है, जब परागकण जो है कहाँ से उठ के? परागकोश से उठ के, यानी मेल से उठ के कहाँ चला जाता है? फीमेल। जो वर्तिकाग्र किसका अंग हो जाएगा? ये फीमेल का अंग हो जाएगा। जब परागकण जो है या परागकोश से निकल के कहाँ चला जाएगा? वर्तिकाग्र में चला जाएगा। तो इस क्रिया क्या कहते हैं? परागकण की निषेचन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, और इसी को जो है ना आपको निषेचन कहते हैं। और यह जो है ना आपको जो है मुख्य रूप से जो है बहुत सारे प्रकारों से होता है, जिसमें वायु, जल, कीट और अन्य कारकों से होता है। लेकिन इसका 2 मुख्य प्रकार हो जाएगा। पहला हो जाएगा स्वपरागन और दूसरा हो जाएगा परपरागन। तो स्वपरागन क्या होता है? जब किसी पुष्प में जो परागकोश से अपना परागकण निकल के अपने पेड़ पर गिर जाता है, यानी जैसे मान लीजिए हवा हुआ बहा, ऊपर वाला परागकण निकल के नीचे वाला वर्तिकाग्र में चला गया, तो वो कौन सा परागकण हो गया वकील साहब? ये स्वपरागन हो गया। खुद से खुद को क्या कर लिया? ये निषेचित जो है वो कर लेता है। और परपरागन क्या होता है कि वायु द्वारा या फिर किसी कीट पौधा द्वारा जो है अपने में से उड़ के और किसी पड़ोसी वाले को डिस्टर्ब कर दे, वो क्या हो जाएगा? परपरागन जो है हो जाएगा। जैसे आप किसी पर केस करें और केस आप पे दोबारा ठोक दे तो क्या हो जाएगा? वो परपरागन वाला केस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए परागकण में कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं और ये कारक काफ़ी समझने में सहायता होगा। बता दीजिएगा परागकण के 2 मुख्य कारक होते हैं। पहला हो जाएगा अजैविक कारक और दूसरा हो जाएगा जैविक कारक। तो अजैविक कारक में वायु और जल के द्वारा क्या हो जाएगा? ये अजैविक कारक हो जाएगा। और जैविक कारक मुख्य रूप से जो है किसके द्वारा होता है? जंतु के द्वारा होता है, जो कि किसी भी कीट या किसी भी प्रकार के पक्षी या किसी भी प्रकार के जानवर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कीट के माध्यम से ये जो है मुख्य रूप से होता है। पक्षी से भी होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि अधिकांश पौधे जो है ना परागन के लिए जो है ना किस प्रकार के कारक का उपयोग में करते हैं? ये जैविक का उपयोग करते हैं। कौन सा कारक का? जैविक कारक का। और जैविक कारक में कौन सा कारक आ जाएगा? जंतु वाला कारक जो है इसी का परागन के लिए जो उपयोग करते हैं। और जिसमें कुछ ही पौधे होते हैं जो अजैविक कारक का उपयोग करते हैं। तो देखिए अब अगला बताइएगा कि मक्का और घास में जो होता है परागन क्रिया, ये किसके द्वारा होती है? ये मुख्य रूप से वायु के द्वारा होती है। और वायु कैसी क्रिया हो जाएगी? ये अजैविक हो जाएगी। वायु क्या हो जाएगी? अजैविक। देखिए कभी देखते हो जाएगा मक्का जो है ना मुख्य रूप से ये वायु के द्वारा ही क्या होता है? ये परागन जो है वो इसकी क्रिया जो है कर लेता है। और घास देखिए ना, घास में कोई कीट पतंग बैठे या ना बैठे, घास एक लगाइएगा और खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो बढ़ते रहता है वो भी वायु के द्वारा ही होता है। मक्का और घास मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ये वायु के द्वारा परागन जो है वो होता है। उसके बाद देखिए जल द्वारा जो होता है, इसमें सभी जलीय पौधे का जल के परागन के रूप में जो होता है, इसमें इसका उदाहरण हो जाएगा वाटर हाइसिंस और वाटर लिली का पेड़ जो होता है, ये किसके द्वारा परागन करता है? जल के द्वारा जो है परागन करता है। चलिए उसके बाद जो है ये भी बात याद रखिए हमेशा कि उड़ती हुई धूल, वर्षा और बहती हुई हवा और पक्षी के द्वारा जो है परागन के साथ साथ जो है जैविक रोग भी फैलता है। ये मत समझिए कि सिर्फ ये सभी से जो है क्या होता है परागन की क्रिया होती है, इससे क्या होता है? रोग भी फैल सकता है। अब इसके बाद बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कुछ सामान्य परागन के प्राणी हो जाएंगे। इसमें जैसे नाम बताइएगा कि मधुमक्खी, तितली, मक्खी, बीटल, ततैया, चींटी, माथ और चिड़िया और चमगादड़, ये सभी जो किस कारक में आ जाएंगे? ये सभी जैविक कारक में आ जाएंगे। और जैविक में जो कीट और जंतु की बात किए थे, ये सभी किस में आ जाएंगे? जैविक कारक में आ जाएंगे। यानी यहाँ तक कि कुछ बड़े जानवर भी जो है ना परागन की क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे लेमूर और पेड़ पर रहने वाला रोटेंट्स जो है ये, और उसके बाद जो होता है आपको सरीसृप में आता है छिपकली, ये सभी जो है आपको क्या हो जाएगा? ये जानवर होते हुए भी जो क्या करता है? परागन की क्रिया में क्या करता है? भाग जो है वो लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब जो है आते हैं कुछ पादप हार्मोन्स के बारे में। ये तो परागन की क्रिया थी, कैसे पेड़ पौधे में जनन होता है, कैसे परागन उड़ता है, तो क्या होता है? जनन की प्रक्रिया जो है वो होती है। अब इसके बाद जो स्टार्ट किया जा रहा है जो कि पादप में मुख्य रूप से कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो पादप में जो है ना पौधे की वृद्धि के लिए अनेक उपापचयी क्रियाओं के लिए जो समन्वय करता है, उसी को पादप का हार्मोन्स कहा जाता है।
और इसमें पहला हार्मोन्स हो जाएगा जो कि वृद्धि प्रवर्धक के रूप में आ जाएगा, आपको हो जाएगा पहला वृद्धि प्रवर्धक में आ जाएगा ऑक्सीन हार्मोन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। ये सभी जो कौन सा हार्मोन्स है, वृद्धि हार्मोन है। पादप हार्मोन में कौन सा हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। और वृद्धि निरोधक हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ने में हार्मोन को मना करता है, वृद्धि को होने से रोकता है, वो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये कैसा हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन हो जाएगा। तो ऑक्सीन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पौधे के लिए, और इसका मानव जीवन में जो है ये इसमें बहुत सारा उपयोग जो है ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो ऑक्सीन का उपयोग जो वो किया जाता है। यानी ऑक्सीन जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या कैसा हार्मोन हो जाएगा, पादप हार्मोन हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि हार्मोन में कौन सा हार्मोन होगा, पादप हार्मोन हो जाएगा। और यह जो है पौधे के किस भाग में बनता है, उसके माथे पे बनता है। पौधे के सिर भाग पर कौन सा हार्मोन बनता है, ऑक्सीजन हार्मोन जो है यह बनता है। और यह जो है कोशिकाओं के जो है ना दीर्घीकरण के द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब देखिए इसका उपयोग कुछ देख लीजिएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा अगर तने की वृद्धि को प्रेरित करती है, जबकि वृद्धि जड़ को क्या करती है, वृद्धि होने से रोकती है। मतलब जबकि यह जो है ऑक्सीजन हार्मोन सिर्फ तने को ही वृद्धि करती है, जबकि पेड़ पौधे के जड़ को वृद्धि होने से कौन सा हार्मोन रोकती है, ऑक्सीजन हार्मोन रोकती है। देखिए यह जो है कायिक प्रबंधन में मुख्य रूप से इसका भूमिका रहता है। जैसे किसी भी पेड़ पौधे को जड़ से जैसे कलम काट के लगाते हैं तो उसके तना पर शीर्ष भाग पे कौन सा हार्मोन रहता है, ऑक्सीजन हार्मोन। और उसका जो है ना आगे फिर से कायिक रूप से प्रबंधन करके जो आगे जो पेड़ पौधे का विकास होता है उसमें ऑक्सीजन हार्मोन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तीसरा हो जाएगा ऑक्सीजन का प्रयोग करके खेतों में छिड़काव करके जो है खरपतवार को नष्ट भी किया जाता है, बढ़ाया जाता है, खरपतवार को लोग नष्ट ही करता है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन हार्मोन जो है ये पुष्पन को भी प्रेरित करते हैं, जो कि पौधे के फलों की शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं। देखते हैं कोई पेड़ पौधा अगर हल्का सा भी वर्षा आता है तो उसका सारा जो है वो पेड़ पत्ती झड़ जाता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन हार्मोन अधिक रूप में पाया जाता है, वो जल्दी जो है वो नहीं गिरता। यानी ऑक्सीजन हार्मोन के कारण क्या होता है, पेड़ पौधे की पत्तियाँ और जो उसका जो फल लगा रहता है वो लंबे समय तक जो है उसको टिकाऊ देते रहता है। अब आते हैं जिब्रेलिन्स हार्मोन में। तो जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है एक प्रकार का कैसा यौगिक है ये आपको वृद्धि हार्मोन तो पहले हम बता ही दें कि वृद्धि हार्मोन ही हो रहा है, वृद्धि में ये पादप हार्मोन है और यह एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। और यह जो है पौधे के ऊपरी सिरा और भ्रूण में बनता है। ये कहाँ बनता है, ऊपरी सिरा और भ्रूण में बनता है। ऑक्सीजन हार्मोन सिर्फ सिरा में रहता है और ऑक्सीजन के साथ साथ ये जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है ये सिरा के साथ कहाँ रहता है, भ्रूण में भी बनता है। और यह जो है पौधे के सिर्फ शीर्ष को छोड़कर नहीं बल्कि पौधे के सभी भागों में वृद्धि करने का काम कौन करता है, ये जिब्रेलिन्स का काम करता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है पेड़ पौधे में पौधे के सभी भागों को वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है क्या होता है, उत्तरदायी होता है। चलिए यह जो है इसका उपयोग जो है देखिए इसका उपयोग लंबाई में वृद्धि के साथ साथ उनकी जरा अवस्था को भी रोकने में काम करता है, ताकि पेड़ पौधे पर फल जो है वो अधिक लंबे समय तक लगा रहे। और यह जो है इसमें जो है जिब्रेलिन्स चुकंदर पत्ता गोभी जैसे पादपों को पुष्पासन से पहले जो है वो न गिरे और उसके आकार को बढ़ा देता है। ये भी किसका काम है, ये जिब्रेलिन्स हार्मोन का क्या रहता है, ये उपयोग रहता है। समय से पहले जब बढ़ा देता है, लोग दवा दे के देखते हैं ना हार्मोन चढ़ा के, ये भी किसका हो जाएगा, ये जिब्रेलिन्स हार्मोन का उपयोग रहता है कि छोटा रहता है, रात में सुइया दीजिए सवेरे में क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ये भी कौन सा हार्मोन रहता है, वो जिब्रेलिन्स हार्मोन का ही ये असर रहता है। चलिए आगे हो जाएगा साइटोकाइनिन, तीनों को बताए थे, तीसरा हो जाएगा ये साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन जो है यह आपको तीव्र रूप से कोशिका विभाजन में संपन्न करता है और यह जो है मूल शिखाग्र और विकासशील परोह और कलिकाओं तथा तरुण फल इत्यादि में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। और इसका मुख्य काम जो है यह पौधे के अंग निर्माण को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन जो है पेड़ पौधे में अंग के निर्माण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखते हैं किसी पौधे को जैसे अशोक का पेड़ देखिएगा, अगर जो ज़्यादा छतरा जाता है तो उसको लोग पांग देता है ना, ताकि वो क्या निकले, सीधा निकले। तो उसमें सीधा जो निकलता है तो पौधे के अंग का निर्माण करना, जो क्षतिग्रस्त अंग को फिर से रिपेयरिंग करके नया अंग का निकालना, जो पनकी जिसको कहते हैं, नया अंग देना, ये किसका हो जाएगा, ये साइटोकाइनिन हार्मोन का काम हो जाएगा। मैं कोई दिक्कत नहीं ना। साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण क्या होता है, नया पेड़ पौधे में अंग जो अंग के निर्माण का काम किसके पास रहता है, ये साइटोकाइनिन हार्मोन का रहता है। और साइटोकाइनिन हार्मोन कैसा हार्मोन है, वृद्धि पापा नहीं बोलिए, वृद्धि हार्मोन में पादप हार्मोन के साथ साथ वृद्धि हार्मोन हो जाएगा और ये अंग निर्माण में क्या होता है, काम देता है।
चलिए ठीक है, आगे बता दीजिएगा। यह जो है प्रसूति काल को कम करता है और जीर्णता को रोकता है, और ये कोशिका विभाजन की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तब ना धान है, पेड़ पौधा है, वो उसका पत्ती जो है वो निकलते होते हैं। ये कोशिका विभाजन क्या करता है, दर की क्या करता है, कोशिका विभाजन के दर को बढ़ा देता है। इसके बाद एक इथिलीन भी है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन हो जाएगा, और यह जो है किस अवस्था में पाया जाता है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और इसका मुख्य काम रहता है पेड़ पौधे के कच्चे फलों को पकाना। देखिए एक वो गैस भी आता है, एसिटिलीन गैस भी आता है, जो क्या करता है, पौधे को क्या करते हैं, कच्चे फलों को पकाता है। तो वो गैसीय रूप में रहता है, जो कि गैस रहता है, और एथिलीन भी ये गैसीय रूप में रहता है, लेकिन ये हार्मोन्स रहता है, हार्मोन्स के रूप में पकाता है, वो क्या हो जाएगा, एथिलीन, और गैस के रूप में हो जाएगा तो एसिटिलीन हो जाएगा। यह जो है फलों को पकाते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, और एथिलीन हार्मोन जो है यह एक प्रकार का कैसा हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये, वृद्धि रोधक हार्मोन है। और एक और है एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड जो है यह भी कैसा हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। एथिलीन और वृद्धि एसिटिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ये दोनों कैसा हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखो फ्लोरिजेंस। तो फ्लोरिजेंस जो है यह जो एक ऐसा हार्मोन है जो पादपों में जो है पुष्पन को प्रेरित करता है, यानी फूल को खिलाने और फूल के आकार को बढ़ाने में सहायक कौन सा हार्मोन होता है, ये फ्लोरिजेंस हार्मोन जो ये क्या करता है, सहायता करता है। हाँ तो वही ना बोले, हम फूल बोले, आप पुष्प बोल रहे हैं, उसी को आप कमल बोलिए, पंकज बोलिए, नीरज बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, पर्यायवाची बोलते रहिए बैठ के। चलिए अब इसके बाद आते हैं पादप कारिकी से संबंधित कुछ तथ्य हैं, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि अन्यत्र बुक में हम अभी तक नहीं देखे हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि पादपों में शीघ्र पुष्पन को प्रेरित करने के लिए उनका कम तापमान पर उपचार करना ही क्या कहलाता है, ये बसंतीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, बसंतीकरण कहलाता है। याद रखिएगा इसको कि पादपों में शीघ्र पुष्पन के लिए, मतलब जल्दी से पुष्पन हो जाए और उसका तापमान, उसका कम तापमान पर उसका उपचार हो जाए और उस पुष्पन में सहायता देता है, तो वो क्या कहलाता है, बसंतीकरण कहलाता है। और इसके लिए जो है ना, इस प्रक्रिया में पानी सूखे हुए बीज को कम से कम जो है बसंतीकरण की प्रक्रिया में डिग्री सेल्सियस जो है 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान रहना चाहिए, तब जो क्या होता है, ये बसंतीकरण की प्रक्रिया जो है ये होती है। और इस प्रक्रिया के, बसंतीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही जो है 2 वर्षीय फसलों को 1 वर्ष में बदल के जो है, फसल को बदल के जो है, मतलब शीघ्र रूप से उसको अपडेट करके जो है जल्दी से जल्दी इसको निकाल लिया जाता है। मतलब जो फसल 2 साल में होने वाला है उसको 1 ही साल में अगर निकालना है तो क्या करना है, उसको बसंतीकरण करना, बसंतीकरण की प्रक्रिया जो है वो करनी पड़ेगी। समझ गया सर जी, मतलब तुरंत रिजल्ट लेना तो क्या करेंगे, बसंतीकरण कर देंगे। चलिए इसके बाद जो है पौधे में कुछ आपको एंजाइम पाया जाता है, तो हम पहले बता दिए थे कि पादपों की कलिकाओं जो है ये ब्यूजो, ट्यूमर और राइबोजोम आदि की प्रसूत रहना और अंकुरित न होना, ये प्रसूति कहलाती है। और इसमें जो है ना आपको एक प्रकार का अंकुरन देखते हो, किसी भी बीज में अंकुरन जो होता है ये एक एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, अल्फा एमाइलेज एंजाइम के द्वारा जो है कोई भी बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। चना या फिर किसी भी बीज को अंकुरित करना है, भिंडी हो, खीरा का बीज हो, कुछ भी चीज़ को अगर अंकुरित करना है तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम के कारण ही कोई भी बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। समझ गए, कौन सा एंजाइम हो जाएगा, अल्फा, वकील साहब अल्फा, हाँ अल्फा एमाइलेज एंजाइम के कारण कोई बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। और अब जो है इसका एक आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा, पौधे के लिए कुछ पोषक तत्व हो जाएंगे। तो बताएगा पौधे में कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, 16 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, हवा, पानी और मिट्टी। इस तीनों से जो है 16 प्रकार के क्या होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जिसमें जो मिट्टी से कितना प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, 6 गो। मिट्टी से कितने प्रकार के मिलते हैं, 6 गो पोषक तत्व मिलते हैं। इसमें मिट्टी से पोषक तत्वों में से 6 गो जो है ना ये क्या कहते हैं, बृहद पोषक तत्व होता है, और बाकी 7 गो जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। यानी 13 गो पोषक तत्व कहाँ से मिलता है, ये मिट्टी से ही मिलता है। मिट्टी में 6 गो जो होता है बृहद रूप से मिलता है, और 7 गो जो है वो सूक्ष्म रूप से मिलता है, ये पोषक तत्व मिलता है। और टोटल पोषक तत्व पौधे में कितना होना चाहिए, 16 गो होना चाहिए। वकील साहब पौधे को बीजों के अंकुरण के लिए
किस एंजाइम की उपस्थित होना चाहिए? अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज क्या होता है? ये एंजाइम जो है बीजों के अंकुरण में क्या करता है? ये सहायता करते हैं, उसके लिए आवश्यक होता है। तो अब इसके बाद जो बच गया जड़, और जड़ के बाद जो बचता है फल और उसका कुछ रूपांतरित रूप है, उसके पत्ती और भूमिगत तना। ये बाकी चैप्टर जो अगले क्लास में करा दिया जाएगा। तो जो होमवर्क आपको पूरा एक ही बार में दे दिया गया था ताकि आप लोग पूरा उसको पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ मुख्य उद्देश्य जो है मतलब छोटा छोटा रिवीजन के रूप में जो है मतलब हमारे द्वारा समझाने का प्रयास जो है वो किया जाता है। मतलब हर चीज़ को एक निश्चित वे के द्वारा जो है वो लेकर चलने जाने का प्रयास जो है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को यूं ही दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।